बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपकी खिदमत के लिए एक बार फिर हमसे हाज़िर हैं। और ये हमारी आखिरी वीडियो होगी प्रैक्टिकल के बारे में, और ये चौथी और लास्ट वीडियो है जिसमें हम तमाम के तमाम फ़िज़िक्स के पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स को आपके सामने रखेंगे और उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इस पोर्शन में भी आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल पेपर की तरफ। के पार्ट 2 का जो पोर्शन होता है फिज़िक्स के प्रैक्टिकल का, सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल्स का पोर्शन है उसमें कौन से प्रैक्टिकल्स आते हैं और 10 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें पूरे मार्क्स आप कैसे स्कोर करते हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट और प्रॉमिस के मुताबिक आखिरी वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकल्स को अपने बाइंड अप कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियोज़ के अंदर हम ग्राफ को सीख चुके हैं। पहली दो वीडियो में ग्राफ को, और तीसरी वीडियो में हम तमाम के तमाम पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स की डिस्कशन कर चुके हैं। और ये हमारी आखिरी वीडियो है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह जस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 प्रैक्टिकल्स आपको बताएंगे फिज़िक्स पार्ट 2 के, और उनकी डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस के बगैर टेबल को फिल करना दिखाएंगे और आसानी से आप इंशाल्लाह इसके अंदर भी पूरे 10 नंबर स्कोर कर लेंगे। और जो प्रैक्टिकल्स 5 के 5 हम आपके लिए मुंतखब करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि उसी में से आपको एग्ज़ाम के अंदर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को और लिखने को बोला जाएगा। तो चलते हैं पहले हम क्वेश्चन पेपर की तरफ कि कौन सा पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा, तो उसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन के सामने फिर से मैंने वही पेपर आपके सामने रखा है। ये सेक्शन 1 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। अब हमारा एक ही सेक्शन बाकी है, एक ही क्वेश्चन बाकी है, सेक्शन 2। इसमें भी 3 प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 के नाम से। उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल आपको टिक करके एग्जामिनर को परफॉर्म करके दिखाना है। तो उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अगर मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/v। तो जो प्रैक्टिकल 5 मैंने आपको करवाने थे, तो उनमें से देखें एक प्रैक्टिकल ये शामिल है और वो प्रैक्टिकल आप आसानी से कर लेंगे। यानी जो प्रैक्टिकल 5 आपके लिए हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हर बार रिपीट होते हैं हर ग्रुप में, उनमें से एक ना एक प्रैक्टिकल आता है, तो उनमें से एक ये प्रैक्टिकल शामिल है, इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर, तो कहता है जी स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग ए फोटो सेल। तो ये भी आया हुआ है। जो 5 प्रैक्टिकल मैंने आपको बोले हैं उनमें से 2 प्रैक्टिकल तो आपको यहाँ पे आते होंगे। और नंबर 6 जो है स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये अगर आप अपना जो एफएससी पार्ट 2 की बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, उसके अंदर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। बहरहाल हम तो इसको शामिल नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने जो आपको डिस्कशन करानी है, ठीक है, उसके अंदर हमारी लिस्ट में जो 5 प्रैक्टिकल हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी आया हुआ है और 5 भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम देखेंगे हमेशा इंशाल्लाह हमें 2 या एक या एक से ज़्यादा ज़रूर प्रैक्टिकल ऐसे मिल जाएंगे जो जिनकी तैयारी मैंने आपको करवाई है या जो वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं कौन से हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि 5 प्रैक्टिकल पार्ट 2 में से मैंने आपको आपके लिए कौन से सेलेक्ट किए हैं, पहले उनको देख लें, उसके बाद फिर हम उनकी आपको डिस्कशन करवा देते हैं। इंशाल्लाह आप पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम अब उसकी तरफ। ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारी फ़िज़िक्स की अपने डिपार्टमेंट की जो बुक है, नोटबुक में हम वही उसको रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये बड़ी प्रिसाइज़ और एक अच्छी बुक है जिसमें जो फालतू सी चीज़ें हैं वो सारी जहाँ से निकाल के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही शामिल की गई हैं। तो जब मैं आपके सामने ये पेज खोलता हूँ तो ये हमारी अपने डिपार्टमेंट की जो शाया करदा बुक है, ये वही बुक है प्रैक्टिकल की। आप इसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा ईजी फील करेंगे। ठीक है, इसको बनाना भी आसान होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल्स भी हमने कम रखे हुए हैं। तो देखें ये पहला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के नाम से, पार्ट 2 का, सेकेंड ईयर का। तो प्रैक्टिकल है जी टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है स्लाइड वायर ब्रिज। याद रखें ये स्लाइड वायर ब्रिज असल में व्हीटस्टोन ब्रिज है। असल में क्या है, जो आपने चैप्टर 13 के अंदर सेकेंड ईयर की बुक में जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पढ़ा था, लॉन्ग क्वेश्चन, ये उसकी एप्लीकेशन है, ये उसकी अप्लाइड फॉर्म है, प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो उसका नाम यहाँ पर स्लाइड वायर ब्रिज रखा गया है।
तो आपकी हेल्प के लिए हमने ये साथ एक व्हीटस्टोन ब्रिज की भी फिगर बनाई हुई है। आप इसको बनाएं तो ये बेहतर है। तो बहरहाल हम लिस्ट की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और इसका टेबल फिल करना सिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल पूरे नंबर ले लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारी लिस्ट में शामिल होगा। ये आप पहला एक्सपेरिमेंट समझे हमारी तरफ से। ये एक्सपेरिमेंट उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आ गया कि टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको भी हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट के अंदर शामिल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये भी शामिल है। ये 2 प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पे आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कि टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज, यानी R एंड 1/V। तो ये प्रैक्टिकल भी हमारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स लिस्ट के अंदर शामिल है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड प्रैक्टिकल हो गया सेकंड ईयर में। ठीक है, जिसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। ये अगरचे थोड़ा सा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से सेंसिटिव है, लेकिन लिखना इसको बहुत आसान है, तो इसको हमने इसलिए लिस्ट में अपनी में शामिल कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 होगा, पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। ओके, हो गया। 4 प्रैक्टिकल ये हो गए। ये जो 5वां है ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको शामिल नहीं कर रहा क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव ऑपरेटर्स बन जाता है। हम कौन सा 5वां प्रैक्टिकल आपके लिए यहाँ पे रखेंगे उसको देख लें। ये हमारा 5th प्रैक्टिकल होगा। क्या? स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग ए फोटो सेल। ये 5 प्रैक्टिकल आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। इनमें से इंशाल्लाह एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मौजूद होंगे। आप आसानी से इनको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। हम आपको हमेशा ऐसा मेथड में बताते हैं जिसमें आप परफॉर्म ना कर सकें, तो खाली टेबल को फिल करना भी सिखा दिया जाता है। तो ये 5 प्रैक्टिकल है। बाज़ दफ़ा अगला प्रैक्टिकल अगर आप देखते हैं तो ये गेट वाला प्रैक्टिकल है। तो इसमें भी करना कुछ नहीं होता। आपको ये प्रैक्टिकल जो है मैं करवा नहीं रहा क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है। सिर्फ आपने सिंबल ड्रा करना है, ये सर्किट डायग्राम बनानी है, और ये आपने ट्रुथ टेबल जो आपने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर 18 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में, लॉजिक गेट्स में, तो वो ट्रुथ टेबल आपने बना देना है बस। ठीक है, इसी तरह से एंड गेट है, ये आर गेट है, एंड गेट है, ठीक है, ये नॉट गेट है। तो ये 3 गेट्स जो हैं इनको आप वैसे ही लिख देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा आपको। बहरहाल ये हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि अगर गेट वाला एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है तो आप उसको राइट डाउन खाली कर दे, तो उसमें भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर कोई भी खुदा न खासा प्रैक्टिकल आपको नहीं आता तो। लेकिन हम जो 5 प्रैक्टिकल आपसे प्रॉमिस किया हुआ है उन्हीं से इंशाल्लाह आपको डिस्कशन करवाएंगे, और इसी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एग्जाम में उन्हीं में से बार बार प्रैक्टिकल रिपीट हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम दोबारा से अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि है स्लाइड वायर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो देखें बेटे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, हमने इसकी मदद से रेजिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेके जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या काम करते थे। हम यही काम करते थे क्या कि हम रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है उसकी अगर थ्योरी देखते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है। ये ए बी सी डी, ए और बी के दरमियान में एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने आर रख दिया है। बी और सी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम एक्स रख दिया है। सी और डी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने L2 रख दिया है। और डी और ए के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने L1 रख दिया है। आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो आप फार्मूला इस्तेमाल करते थे अननोन रेजिस्टेंस के लिए, वो होता था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। यहाँ पे R1 R के बराबर है, R2 X के बराबर है, R3 L1 के बराबर है, और R4 L2 के बराबर है। तो उस हिसाब से R1/R2 जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे R/X। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, यानी R1/R2 यानी R/X। फिर आप लिखेंगे R3/R4 यानी R3 यहाँ पे L1 है और R4 यहाँ पे L2 है, तो आप लिखेंगे L1/L2। तो R/X विल बिकम इक्वल टू L1/L2।
तो अगर आप इसको उलट कर लेते हैं दोनों साइडों को, इसको x ओवर आर कर दें और इसको L2 ओवर L1 कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x ओवर आर इज इक्वल टू L2 ओवर L1। यहाँ से x हमारी अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, ये r लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि x इज इक्वल टू आर इंटू L2 ओवर L1। तो मैंने आपको कंफर्टेबल जोन में लेके आया हूँ कि आपको महसूस हो कि ये प्रैक्टिकल तो मुझे आता है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको थ्योरी के अंदर पढ़ के आ चुका हूँ। अब देखें ये उसकी प्रैक्टिकल पिक्चर है। स्लाइड बाय ब्रिज का जो ऑपरेटस होगा, ठीक है, वो एक वुडन बोर्ड होगा, लकड़ी का एक बोर्ड होगा लंबा सा, 1 मीटर उसकी लेंथ होगी और उसके ऊपर मेटल की इस तरह से स्ट्रिप लगी होंगी। ये AH एक स्ट्रिप होगी, ये GFE एक स्ट्रिप होगी और DC इस तरह से एक L शेप में स्ट्रिप लगी होगी। 3 स्ट्रिप्स इसके ऊपर लगी होती हैं। इन 2 स्ट्रिप्स के दरमियान में भी खाली जगह होगी और इन दो स्ट्रिप्स के दरमियान में भी खाली जगह होगी। इन 2 स्ट्रिप्स के दरमियान में आप रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये देखें, ये जो R रेजिस्टेंस थी इसकी पोजीशन क्या है, ये समझ ले कि A और B के दरमियान में जैसे आपने रेजिस्टेंस लगाई थी R, तो यहाँ पे इस गैप के दरमियान में, ये जो गैप है मेटल स्ट्रिप का, इसके दरमियान में आप ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R। दूसरी रेजिस्टेंस जो होगी वो दूसरे गैप में आ जाएगी, यानी BC वाले पोर्शन के अंदर जो रेजिस्टेंस X थी वो यहाँ पे लगा दी हमने, ठीक है। फिर देखें ये गैल्वानोमीटर आ जाता है। गैल्वानोमीटर के बाद जहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट हो रहा है और A टर्मिनल आ रहा है, उसके दरमियान में एक रेजिस्टेंस है L1। तो ये देखें ये गैल्वानोमीटर आ गया, गैल्वानोमीटर को हमने यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ है और गैल्वानोमीटर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर A के दरमियान में एक रेजिस्टेंस आ गई, उसका नाम हमने L1 रख दिया है। और गैल्वानोमीटर और दूसरे टर्मिनल C के दरमियान में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हमने L2 का नाम दिया है। तो ये देखें मैंने L2 का नाम दिया है, मैंने नाम अपनी पसंद से रख लिया यहाँ पे और इसको कंपेयर कर दिया है ताकि आपको इजी फील हो कि यही डायग्राम असल में ये उसकी प्रैक्टिकल पिक्चर है जी। ओके हो गया। तो अब आपकी चारों की चारों रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे मौजूद हैं। एक रेजिस्टेंस R है, ये X है, ये L1 है और ये L2 है। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है X इज इक्वल टू R इंटू L2 ओवर L1। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप सोच रहे हो कि R3 ओवर R4 जो है उस रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर दिया हुआ है। ये भी हम थ्योरी में पढ़ के आ गए हैं कि बाज़ दफ़ा हम रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहरहाल बेटे हमने इसको सर्किट डायग्राम, ये याद रखें कि सेकंड ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल होंगे उसमें सर्किट डायग्राम के मार्क्स हैं बाकायदा, और उसको अच्छे तरीके से अगर आप बना लेते हैं और टेबल बना लेते हैं तो 5 नंबर आपके पूरे। उसके बाद अगर आप फार्मूला लिखते हैं और टेबल को फिल करके रिजल्ट निकालते हैं तो 5 नंबर उसके होंगे। तो मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अंदाज़ा होनी चाहिए कि किस तरह से मार्क तकसीम होते हैं एग्जामिनर के पास, कि किस तरह से उसने हमें नंबर देने हैं। लिहाजा आप सर्किट डायग्राम को रट लें, जैसे भी कर लें, तो आपने इस सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। सर्किट डायग्राम को याद रखने के बाद आपने सर्किट डायग्राम को बिल्कुल इसी तरीके से सर्किट डायग्राम को प्लॉट कर देना है, बना देना है कॉपी के ऊपर, अपनी आंसर शीट के ऊपर। ये डायग्राम ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें तो ठीक है, अच्छी बात है, ना बनाना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन ये सर्किट डायग्राम ज़रूरी है। तो सर्किट डायग्राम के मुताबिक फिर आप अपने प्रैक्टिकल में कनेक्शन लगाते हैं, यानी आपको एक मेटल स्ट्रिप के अंदर ये गैप नज़र आ रहा होगा, उसमें आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है। रेजिस्टेंस बॉक्स की निशानी ये होती है, एक छोटा सा डब्बा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की शीट लगी होती है, उसके अंदर डिफरेंट प्लग्स होते हैं, छोटे छोटे रॉड की शक्ल में प्लग्स होते हैं। उन प्लग्स को आप निकालते जाएँ, जितनी उसमें से प्लग आप निकालेंगे जितनी वैल्यू का, उतनी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर शामिल हो जाएगी। अगर आपने 2 ओम वाली पोजीशन वाला प्लग बाहर निकाला है, इसका मतलब सर्किट के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस शामिल हो गई है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा 0 से 500 ओम तक उसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो गैप नज़र आएगा आपको, ये बना बनाया अपरेटस होगा, हर लैब के अंदर आपको दूर से नज़र आ जाता है। एक फट्टा सा होता है लकड़ी का, उसके ऊपर 1 मीटर रॉड लगा होता है और इस तरह से मेटल की पतरियाँ लगी होती हैं, स्ट्रिप्स लगी होती हैं, तो उसको आप पहचान लेते हैं कि यही व्हीटस्टोन स्लाइड वायर ब्रिज है। इसी तरह का सर्किट पोटेंशियोमीटर का भी होता है। तो दोनों की पहचान ये है कि स्लाइड वायर ब्रिज में 1 मीटर लंबी तार होती है, एक ही सेगमेंट होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर लंबी वायर होती है, उसमें 4 तारें इस तरह से पैरेलल लगी होती हैं। तो दोनों की शक्ल एक जैसी होती है आमतौर पे। तो ये दूसरे जो गैप होगा मेटल की स्ट्रिप का, उसके दरमियान में कोई एक अननोन वायर आपको दी जाएगी, उसको लगा देना है आपने। ना भी हो तो आप यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दें और उसकी कोई एक वैल्यू निकाल दें, तो उसको आप अज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस है। फिर आपने यहाँ से एक हमारे पास टर्मिनल होगा,
एक स्क्रू होगा, उस स्क्रू की मदद से आपने गैल्वानोमीटर की एक वायर के साथ उसको कनेक्ट कर देना है और गैल्वानोमीटर को की का जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको कनेक्ट करके आपने एक जोकी क्या होती है, जोकी एक पेंसिल सी होती है मेटल की फॉर्म में एक पेंसिल सी होती है, तो इसके एक हिस्से से वायर को स्क्रू के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है ये एक लंबी सी तार होती है ए और सी के दरमियान में, 1 मीटर लंबी वायर होती है ए और सी के दरमियान में, तो जोकी को उसके ऊपर टच किया जाता है, किसी भी पोजीशन पे आप उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे, 60 पे, इस तरह से स्लाइड करा के किसी भी पोजीशन पे आप उसको टच कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं कि ऊपर वाले हिस्से के बाद नीचे वाले हिस्से में देखें तो आपने टर्मिनल ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आपने की के साथ जोड़ना है, ये की भी उसी तरह से एक प्लग होता है, ठीक है, उसके ऊपर 2 टर्मिनल बने होते हैं, एक टर्मिनल को आपने जोड़ देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को रियोस्टेट से। रियोस्टेट जो है वो भी आपको लैब के अंदर मिल जाएगा, उसकी शक्ल हमारी बुक में बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह का पार्ट होता है। एक टर्मिनल रियोस्टेट का की के साथ जोड़ देंगे और जो स्लाइडिंग टर्मिनल होगा, रियोस्टेट के 2 टर्मिनल होते हैं, एक फिक्स टर्मिनल आपने की के साथ जोड़ दिया, स्लाइडिंग टर्मिनल को सी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है, बल्कि मैंने पहले ही बता दिया है कि गैल्वानोमीटर को आपने जोकी के साथ कनेक्ट करना है, तो सर्किट आपका कनेक्ट हो जाएगा, तारें सारी जुड़ जाएंगी, एक बैटरी है यहाँ पे, ये याद रखें, और इसके अलावा कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। तो अपनी तरतीब बैटरी के हिसाब से जहन में रखिएगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिगर में आपने प्रैक्टिकली भी उसी तरह से जोड़ना है। तो इस तरह से ये आपकी सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस पे आ जाना है, बल्कि इससे पहले आपने चेक करना है कि आपका सर्किट ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जोकी को टर्मिनल ए पे रखें तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आम तौर पे जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो दरमियान में होती है, उसकी लेफ्ट साइड पे भी एक स्केल होता है और राइट साइड पे भी स्केल होता है। गैल्वानोमीटर का जो स्केल जब आपके सामने आएगा, गैल्वानोमीटर को आप सामने रखेंगे तो गैल्वानोमीटर का स्केल कैसा होता है कि गैल्वानोमीटर की नीडल दरमियान में रहती है और वो नीडल लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकती है और राइट साइड पे भी, ठीक है। तो अगर आप जोकी को टर्मिनल ए पे रखते हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल किसी एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर आप जोकी को उठाकर यहाँ पर टच करते हैं सी के पास या सी टर्मिनल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल पहले वाली डिफ्लेक्शन से अपोजिट डिफ्लेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो आप अपने कनेक्शंस को दोबारा देखें, इस की को प्लग इन करके देख लें, रियोस्टेट की एडजस्टमेंट करके देख लें, इसको दाएं बाएं मूव करके देख लें, तो वो सर्किट आपका ठीक हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब देखें हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो पहले 5 नंबर हमने यहाँ से सर्किट डायग्राम से 2.5 नंबर लेने हैं, और अगर आपने ये टेबल बनाना है, ये टेबल कैसे बनाया जाता है, देखें 3 तो हमने रीडिंग लेनी होती है, लिहाजा पहला कॉलम आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होता है, उसमें 1 2 3 लिखते हैं हमेशा। दूसरा कॉलम फार्मूले के मुताबिक होता है, दूसरे कॉलम में देखें कौन कौन सी चीज़ आ रही है, आर आ रहा है, L2 आ रहा है और L1 आ रहा है। इसका मतलब 3 कॉलम हमारे ये बन जाएंगे, एक वैल्यू आर की हो जाएगी, एक कॉलम L2 का हो जाएगा और तीसरा कॉलम L1 का, और चौथा कॉलम किसका हो जाएगा, एक्स का। तो इस तरह से 1 2 3 और 4 कॉलम बन जाएंगे। तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि टेबल को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपका फार्मूला होता है उसी फार्मूले की तरतीब के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं तरतीब के साथ हमने नंबर ऑफ़ कॉलम ऐड करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले देखें आर आ रहा है ना फार्मूले में, तो ये रेजिस्टेंस का कॉलम आ गया, फिर L1 आ रहा है, L1 का कॉलम आ गया, फिर L2 आ रहा है तो ये L2 का कॉलम आ गया, फिर इन तीनों को फाइंड करने के बाद हमने अननोन रेजिस्टेंस ढूंढनी है, तो फिर ये एक्स का कॉलम आ गया, तो ये 4 कॉलम बन जाएंगे। तो बड़ी आसानी से आप टेबल बना लेंगे। लें जी, हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। फ़र्ज़ किया ये जो रेजिस्टेंस होती है ना ये बहुत कम होती है, ये याद रखें, आपका आंसर 0.1 0.2 1 ओम 0.5 ओम इस रेंज में आना चाहिए। चले, मैंने आंसर बता दिया ना, अब आप खुद ही देखें, खुद आप वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे अपनी, ये आपको महारत होनी चाहिए कि आर की वैल्यू आपने लगा दी, फ़र्ज़ किया यहाँ पे 5 ओम आपने बाहर निकाल दी यहाँ से वैल्यू, और उसके बाद आपने L2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। क्या वैल्यू फाइंड कर ली, L2 की वैल्यू फ़र्ज़ किया हमारे पास आ रही होगी कितनी, L2 की वैल्यू आ गई है जनाब 55, L2 की वैल्यू लिख दें यहाँ पे 55 सेंटीमीटर। फिर L1 की वैल्यू लिख दें, सॉरी पहले L1 की वैल्यू है, ठीक है, तो L1 की वैल्यू लिख दें आप 55 सेंटीमीटर। तो L2 की कितनी होगी, 100 में से 55 माइनस कर दें तो बाकी जो बच जाएगी वो 45 होगी, वो 45 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, L2 की। तो L2 की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी फ़र्ज़ किया कम आ गई है, वो 45 आ गई,
और नीचे वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी 45/55, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर उसी रेंज में आएगा जो मैंने आपको बताया, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम तक, यानी स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए रेजिस्टेंस की, क्योंकि छोटी सी तार है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लो जी, पहली रीडिंग आ गई आपकी। ये रीडिंग्स उसी तरह से आप पुट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं परफॉर्म किया जा रहा तो ये कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके आप थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते जाएं। अब आप 6 ओम कर लें, L2 की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। पहले आपने जो L2 की वैल्यू 45 रखी हुई थी, आप उसको 40 कर लें तो L1 ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से थोड़ी सी वेरिएशन करके आर की वैल्यू अब इस दफ़ा 7 ओम कर लें या 10 ओम कर लें, और L2 की वैल्यू जो है उसको आप 35 कर लें, ठीक है, और जो 65 वैल्यू है वो L1 की कर लें, तो इस तरतीब से आपके पास एक्स आ जाएगा। अब आप तीनों वैल्यूज़ को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस आ गई मीन वैल्यू। आगे बात समझ ले बेटे, ये देखें फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका पूरा हो गया। ठीक है, स्लाइड बाय ब्रिज मैंने आपको टेबल फिल करना भी बता दिया है, टेबल बनाना भी बता दिया है। इसके बाद आप ये प्रोसीजर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको खुदा न खासा भूल जाता है तो इस प्रोसीजर को पढ़ के आप देख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाएगा। ये वाइवा बॉक्स क्वेश्चन है, इनको भी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एग्जामिनर ने किस किस्म के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आमतौर पर इन्हीं में से वो क्वेश्चन कर लेता है। ओके हो गया जी। अब देखें, हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हमने वैल्यू निकालनी है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये भी। ठीक है, इंतहाई सादा सर्किट डायग्राम है इसकी। इसमें 2 रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल होंगे, 2 कीज इस्तेमाल होंगी, एक बैटरी इस्तेमाल होगी और एक गैल्वानोमीटर। तो टोटल आप अगर अपने कंपोनेंट काउंट करते हैं तो 2 रेजिस्टेंस बॉक्स हो गए, 2 कीज 4, एक गैल्वानोमीटर 5 और एक बैटरी 6। टोटल 6 कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होंगे, बाकी तारें होंगी, आपकी वायर्स यूज़ होंगी इसके अलावा। ओके हो गया बेटे। बिल्कुल इसी तरतीब से आपने बैटरी से शुरू करना है हमेशा सर्किट को बनाना। लैब के अंदर जब आप सर्किट कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करेंगे और सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे ख़त्म कर देंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल जोड़ दिया, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई एक टर्मिनल जोड़ना है, कोई दूसरा टर्मिनल जो है उसको आपने जोड़ना है गैल्वानोमीटर के साथ भी, क्योंकि देखें ना ये दूसरा टर्मिनल हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दो कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, गैल्वानोमीटर से भी जुड़ा हुआ है, और ये स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स या लो रेजिस्टेंस बॉक्स इसको कहा जाता है। तो जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल है वो गैल्वानोमीटर और स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स दोनों से कलेक्टिवली जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जो है वो की के साथ जोड़ेंगे, की के 2 के साथ, और फिर की का टर्मिनल जो है वो ये टर्मिनल भी 2 टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ा होगा। की 2 जो है उसका एक टर्मिनल जो है गैल्वानोमीटर से और वही टर्मिनल दोबारा की 1 से, यानी एक वायर आप निकालेंगे उसको की 2 से जोड़ेंगे, ठीक है, और गैल्वानोमीटर की से वायर निकालेंगे उसको भी की 2 से जोड़ देंगे, और फिर की 1 का एक टर्मिनल जो है उसको इसके साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी। ये आपका सर्किट जुड़ गया। आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, आपके 2.5 नंबर पक्के हो गए। बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। ये याद रखें, बैटरी का सिंबल सही से बनाना है। ठीक है, बैटरी के सिंबल में एक जो बार है वो लॉन्ग है और दूसरी बार उसकी शॉर्ट है, ये बैटरी का सिंबल है। बड़ी बार के ऊपर आप पॉजिटिव का और छोटी बार के ऊपर नेगेटिव का साइन लिखते हैं। अगर आप दोनों बार बराबर बना देंगे तो वो कैपेसिटर का सिंबल होता है, वो गलत कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो एहतियात से सिंबल ड्रा करें, एहतियात से सर्किट डायग्राम बनाएं, बड़ा आसान है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर का ये फार्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा नहीं है, हम इसकी डेरिवेशन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है R/S/R-S। ये आर और एस कौन कौन सी रेजिस्टेंस है? आर ये रेजिस्टेंस है जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में थी, और एस वो रेजिस्टेंस है जो स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में थी। तो यही 2 वैल्यू यूज होनी है इसमें। ठीक है, इसका प्रोसीजर मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। पहले मरहले पे आपने की 2 को ऑफ रखना है, यानी इसके अंदर प्लग को शामिल नहीं करना, इसमें प्लग पुटअप नहीं करना। की 2 में प्लग डाले बगैर आपने की 2 को ऑफ कर दिया और की 1 में प्लग डाल दिया। प्लग डालने से ये की 1 जो है ये ऑन हो जाएगी और इतने इतने हिस्से में करंट फ्लो होगा, इतने इतने हिस्से में, क्योंकि की 2 तो ऑफ थी, लिहाजा इस तरफ करंट नहीं आ सकता। ये निचले वाले स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से फिलहाल करंट नहीं गुजरेगा। की 1 ऑन हो गई तो ऊपर वाले हिस्से में इस ब्लॉक में करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आपने कोई एक रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल दी, कोई एक, मिसाल के तौर पे आपने 500 ओम वाला प्लग निकाल दिया। तो अब 500 ओम जब आप निकालेंगे तो गैल्वानोमीटर की नीडल किसी एक जगह पर रुक जाएगी।
पहले भी रुकी होगी, लेकिन गैल्वानोमीटर की नीडल अब किसी एक मेजरेबल वैल्यू के सामने रुक जाएगी। ठीक है, मेजरेबल वैल्यू फर्ज किया उसकी आ जाती है 40। कितनी आ जाती है? 40। 40 डिजिट के सामने, 40 डिवीजन के सामने गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो स्टॉप हुई है। आपने वो वैल्यू नोट कर लेनी है, उसको हमने बोल देना है गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन थीटा। तो पहला स्टेप क्या था कि आपने की 1 को ऑन कर दिया, की 2 को ऑफ रखा और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकाली। मैंने बोला फ़र्ज़ किया आपने 500 ओम रेजिस्टेंस निकाल दी। कितनी निकाल दी? 500 ओम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? गैल्वानोमीटर की रीडिंग को नोट कर लिया कि वो कितनी है। मैंने बोला कि फ़र्ज़ किया वो 40 है। कितनी है? 40। ओके हो गया, ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? अब की 1 ऑन थी, अभी भी ऑन ही रहेगी, अब की 2 को भी ऑन कर देना है। इसमें भी प्लग इन जो है वो पुटअप कर देना है। जो प्लग आपने निकाला हुआ था की 2 का, उसको पुटअप कर दें, उसको ऑन कर दें, उसमें दाखिल कर दें की 2 में, तो ये सर्किट भी अब चालू हो जाएगा। अब गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो 0 पे चली जाएगी। आमतौर पे जब की 2 आप करते हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो आमतौर पे 0 पे चली जाती है या 0 के पास चली जाती है। यानी पहले वो 40 पे थी, अब वो किस पे आ जाएगी? 0 पे। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सारे का सारा जो करंट गैल्वानोमीटर में से गुजर रहा था उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिला है, वो सारा इधर में से गुजरना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? यानी पहले गैल्वानोमीटर में से जा रहा था करंट, तो लेकिन अब गैल्वानोमीटर से जाने की बजाय, क्योंकि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस तो मौजूद होती है ना कुछ वैल्यू उसकी मौजूद होती है, तो उसको ये एक ऐसा पाथ मिल गया करंट को, उसके अल्टरनेट ऐसा पाथ मिल गया जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं थी। तो करंट इस पाथ में जाने की बजाय दूसरे पाथ को फॉलो करेगा, तो लिहाजा गैल्वानोमीटर 0 पे चला जाएगा, 0 वैल्यू पे चला जाएगा। अब आपने क्या करना है? थोड़ी सी स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ में से निकालनी है। ठीक है, फ़र्ज़ किया आप निकालते हैं जनाब 100 ओम। कितनी रेजिस्टेंस निकालते हैं? 100 ओम। तो 100 ओम जब निकालते हैं तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल थी, जो पहले आपने देखा था, जो आपने पीछे रिकॉर्ड किया हुआ था, वो किस पे थी? 40 पे। ठीक है, तो अब वो 20 पे आ गई। या अगर 20 पे नहीं आती तो आप और वैल्यू निकालें या कम वैल्यू निकालें, तो उसका आधा करना है जो पहली वैल्यू थी। यानी स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने किसी तरीके से वो वैल्यूज़ निकालते चले जाने हैं। ठीक है, कि जो जितनी डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की पहले आ रही थी, अगर वो 40 थी तो उसकी हाफ डिफ्लेक्शन जो वहाँ पे शो हो, इसलिए इसका नाम हाफ डिफ्लेक्शन है। हमने उतनी रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालनी है कि पहले से जो वैल्यू है करंट की या डिफ्लेक्शन की वो आधी हो जाए। अच्छा, अब ज़रा टेक्निकली देखें कि ये हाफ पे क्या मतलब है इसका। अगर ये पहले 40 थी इसकी वैल्यू और अब ये 20 हो गई है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आधा करंट इधर जा रहा है और आधा करंट इधर जा रहा है। क्योंकि करंट के दो पाथ है ना, आधा करंट गैल्वानोमीटर में से जा रहा है और आधा करंट स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में जा रहा है। इसका क्या मतलब है भला? इसका ये मतलब है कि जितनी रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की है उतनी ही रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में है, इसलिए दोनों में बराबर बराबर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है ना, अगर रेजिस्टेंस बराबर हो तो करंट की वैल्यू भी बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब उस वक्त आप जितनी रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे ना स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से, असल में गैल्वानोमीटर की भी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। तो इनडायरेक्टली आपने गैल्वानोमीटर की रीडिंग रेजिस्टेंस मेजर कर ली है, लेकिन बाद में फार्मूले से भी मेजर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितनी वैल्यू आप स्मॉल रेजिस्टेंस में से निकालेंगे, ठीक है, करंट को हाफ करने के लिए, तो वही आपकी असल में गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। तो उसकी वैल्यू आप नोट कर लें, फ़र्ज़ किया वो 100 ओम है। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर किसके बराबर आ जाएगी? पहले आपने निकाली थी 500, अब 100 निकाली। ठीक है, अब दोबारा 500 माइनस 100 कर दें, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड कर दें, तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आ जाएगी। ये भी इस वैल्यू रेंज में होती है, 100 ओम के पास, 50 के पास, 150 ओम के पास। तो इसके बराबर आपका आंसर रख लें, तो खुद से आप वैल्यू एडजस्ट कर लें कि ताकि आंसर आपका इस रेंज में आ जाए। यानी 50 से लेकर 200 ओम तक रेजिस्टेंस अगर आती है तो वो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से आप रीडिंग नंबर 2 लेंगे। अब पहले आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से 500 ओम रेजिस्टेंस निकाली हुई थी। ठीक है, अब आप उसमें ज़्यादा कर दें, 1000 ओम कर दें। 1000 ओम करेंगे तो फिर दोबारा इसी तरह से सारी वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी। फिर आपको दोबारा देखेंगे, यानी आपने दोबारा की 2 ऑफ कर देनी है और की 2 ऑन कर देनी है, और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से दोबारा आपने 1000 ओम की रेजिस्टेंस निकाल देनी है। उस वक्त गैल्वानोमीटर की रीडिंग नोट कर लेनी है, आप पहले से कम हो जाएगी क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। पहले 500 ओम थी, अब आपने 1000 ओम कर दिया, तो गैल्वानोमीटर की नीडल पहले 40 पे आ रही थी, अब 30 पे आ जाएगी। अब किस पे आ जाएगी? 30 पे। तो फिर दोबारा 30 पे आ गई। अब आपने फिर स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप देखें, जितनी पहले निकाली थी ना आपने उतनी निकाल दें। आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जितनी एक बार पहली रीडिंग के लिए आपने आधा करने के लिए
रिफ्लेक्शन को जितनी पहली वैल्यू में से आपने स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाली थी उतनी ही दूसरी बार भी निकलेगी, तीसरी बार भी उतनी निकलेगी, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप दोबारा उसमें से उतनी वैल्यू निकाल दें, इसमें से भी उतनी वैल्यू निकाल दें, तो ठीक है, पहली डिफ्लेक्शन अगर 30 आई सी तो अब आपकी डिफ्लेक्शन खुद ब खुद ही कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने डिफ्लेक्शन को हाफ कर देना है। की 2 को ऑन करना है, की 2 को ऑन करने के बाद आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर दोबारा किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। फिर स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कुछ प्लग बाहर निकालेंगे। ठीक है, कितने निकालेंगे, जितने पहली बार निकाले थे। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है खुद ब खुद ही वो पहले अगर डिफ्लेक्शन 30 पे थी तो वो 15 पे आ जाएगी, तो हाफ हो गई उसकी डिफ्लेक्शन। उस वक्त स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो आपने रेजिस्टेंस निकाली है उसको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब दोनों वैल्यू आर भी आ चुका है और एस भी आ चुका है, दोनों को फार्मूले में पुट करके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकाल लें। तीसरा स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह से रिवाइज होगा जिस तरह से पहला था और जिस तरह से दूसरा था। तो इस तरह से हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ की मीन वैल्यू ले लें तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ओके हो गया बेटे, तो ये प्रैक्टिकल नंबर 2 मैंने करा दिया। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे जो सबसे आसान है। अब इससे सिंपल प्रैक्टिकल, इससे कम सर्किट डायग्राम, इससे आसान सर्किट डायग्राम पूरे एफएससी के प्रैक्टिकल में नहीं है, कि जिसमें आपने सारे कंपोनेंट यानी 4 कंपोनेंट खाली, कौन कौन सा, बैटरी है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है और की, सबको सीरीज में जोड़ देना। लो जी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। जिस तरह बैटरी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है, वोल्ट मीटर के भी ऊपर भी आपके ऊपर रेड और ब्लैक लगा होता है, तो रेड पॉजिटिव को शो कर रहा होता है। आपने रेड टर्मिनल वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और जो ब्लैक टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ देना है। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल की से जोड़ देना है और की का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से सीरीज में जोड़ देना है। लो जी, आपका सर्किट तैयार हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे, की को ऑन कर देना है। की को ऑन करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस की निकालनी है और वोल्ट मीटर की भी रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ वैल्यू निकालनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ वैल्यू निकालनी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते जाना है। तो जितनी रेजिस्टेंस आप निकालते चले जाएंगे उसको इस कॉलम में फिल करते जाएं। पहले आपने 1 2, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 तक लिए हैं आपने, उसने आप 6 भी ले सकते हैं, 5 भी, इतने से भी ग्राफ बन सकते हैं, 5 बहुत हैं। ठीक है, तो आप 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकालें, उसके मुतबादल आपको जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है उसको इस कॉलम में लिख लें और फिर जो वोल्ट मीटर की वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसका उलट कर लें, यानी 1/v। यानी अगर आपको 5 वोल्ट आंसर आ रहा था तो आप 1/5 लिखेंगे, 4 वोल्ट आ रहा था तो 1/4 लिखेंगे, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो आपके पास ये 2 कॉलम तैयार हो गए हैं, ये रेजिस्टेंस का और ये रेसिप्रोकल ऑफ वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस का और ये रेसिप्रोकल ऑफ वोल्ट्स का। इन दोनों का ग्राफ बनाना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ये मैं ग्राफ के पोर्शन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा देख लें, मैं आपके सामने फिर दोबारा वो ग्राफ रख सकता हूँ सामने, कि रेजिस्टेंस का और रेसिप्रोकल ऑफ वोल्ट का ग्राफ बनाएंगे, रेजिस्टेंस का और रेसिप्रोकल ऑफ वोल्ट्स का ग्राफ बनाएंगे। ये मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई और ये रेसिप्रोकल ऑफ वोल्ट्स की वैल्यू आ गई। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं भी उधर याद रहती तो ये वैल्यू नोट कर लें, इन्हीं को आप आपके टेबल में पुट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर ये ग्राफ आ जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, ये आ जाता है और प्रैक्टिकल वो आ जाता है, तो आपके मज़े हैं कि एक ही बार में आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखें, इस तरह से ग्राफ बनाना है। और लेकिन एक बात याद रखनी है कि ओरिजिन को ग्राफ पेपर के दरमियान में रखना है, क्योंकि हमने जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है ना जी, इन पॉइंट्स को आपस में जब मिलाना है तो मिलाने के बाद इसको हमने नीचे इस तरह से स्केल के साथ आगे बढ़ाना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमारे पास जगह मौजूद होनी चाहिए ताकि हमारी लाइन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को जाके कट करे। जहाँ पे कट करेगी वो हमारी वैल्यू होगी किसकी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कहलाएगी। लो जी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने डिटेल से डिस्कस कर दिया है और डाटा भी आपके साथ शेयर कर दिया है। खुदा न खास अगर आपको नहीं समझ आती, ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, इस डाटा को याद कर लें, उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ आएँ उनको भी याद कर लें। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बना लें। ग्राफ की लाइन को एक्स एक्सिस के पीछे तक जाना चाहिए, इसलिए आप ग्राफ पेपर के ऊपर जब ग्राफ बनाएं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जगह छोड़ें कुछ, इसके ऊपर यानी राइट साइड पे भी स्केल बनाएं, यानी 100,000 ओम, 2,000, 3,000 ओम। तो लेफ्ट साइड पे भी स्केल बनाएं, -1,000, -2,000, -3,000, इस तरह से ये स्केल भी बनाएं। तो ग्राफ बनाने के बाद ठीक है, स्केल के साथ इस लाइन को, ग्राफ को एक्सटेंड करें और जहाँ पे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करे वो वैल्यू पढ़ लें, वो वैल्यू हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी।
ठीक है, आमतौर पे इसी रेंज में आती है रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होती है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस लो होती है। तो इसलिए गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो 150 से 200 ओम के दरमियान में आ रही थी, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 3000 ओम से 4000 ओम की रेंज में होगी। ले जी, ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल भी माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। पीछे रह गए हैं दो प्रैक्टिकल और, उनको भी देख लें। ठीक है जी बेटा जी, हमने 3 प्रैक्टिकल आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। जी पोटेंशियोमीटर क्या होता है? लैब के अंदर आपको जिस तरह से स्लाइड वायर ब्रिज का एक वुडन बोर्ड था, 1 मीटर का रॉड, उसके ऊपर मीटर रॉड का स्केल उसके ऊपर लंबा सा 1 मीटर लंबाई के बराबर लगा होगा और उसके ऊपर मेटल स्ट्रिप्स लगी होंगी, बिल्कुल इसकी शेप भी वैसे ही होगी। दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा कि इसमें 4 डिफरेंट वायर्स लगी होंगी, लंबी लंबी, 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, पैरेलल वायर्स लगी होंगी इस तरह से। और जो स्लाइड वायर ब्रिज था उसमें सिर्फ 1 मीटर लेंथ वायर होती है। तो ये फ़र्क है, बाकी इनकी शक्ल और शेप बिल्कुल एक ही जैसी होती है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनानी है। ऑपरेटर्स आप लिखना चाहें तो ठीक है, वैसे सर्किट डायग्राम जब आप बनाते हैं तो खुद ही पता चल जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, उनको ऑपरेटर्स के तौर पे आप यूज़ कर लें। तो सर्किट डायग्राम के 2.5 मार्क्स होंगे। तो सर्किट डायग्राम मुहतात होकर एहतियात से बनाइएगा, क्योंकि इसमें 2 बैटरीज लगेंगी। तो हम पहले ऊपर वाले सर्किट की बात कर लेते हैं जो हमेशा बनना ही बनना है, फिर नीचे वाले सर्किट की बात करेंगे। E1 जो सर्किट होगा वो कैसे तैयार होगा कि हमारे पास E1 बैटरी जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ देना है किसके साथ, ये पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल के साथ, यानी पोटेंशियोमीटर का एक नॉब होगा, यहाँ पे स्क्रू होगा, उसके साथ हमने इसको जोड़ देना है। ठीक है, उसको ए का नाम दे देना है। पोटेंशियोमीटर के 2 टर्मिनल होंगे ए एंड बी। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने टर्मिनल ए से जोड़ देना है, और जो पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल बी है, पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल बी है, उसको की 1 से जोड़ देना है। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है, की 1 का जो दूसरा टर्मिनल है उसको रियोस्टेट के एक टर्मिनल से जोड़ देना है। ठीक है, और रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इस तरह से ये ऊपर वाला सर्किट हमारा सेपरेट से तैयार हो गया। ओके हो गया। तो ये बैटरी E1 का सर्किट है, पोटेंशियोमीटर के रास्ते से K1 के रास्ते से और रियोस्टेट के रास्ते से, ये सीरीज सर्किट कहलाएगा। ले जी, उसके बाद आपने नीचे वाले सर्किट की बात कर लें। ठीक है, जिसमें बैटरी E2 आएगी। ये जो बैटरी E2 आएगी, ठीक है, इसके साथ आप जी सॉरी बेटे, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो नीचे वाला सर्किट था, ठीक है, वो बैटरी E2 से शुरू होगा। बैटरी E2 का पॉजिटिव टर्मिनल 2 जगह पे कनेक्टेड होगा। एक तो पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से जुड़ा होगा, और दूसरा वो जुड़ा होगा किसके साथ, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जुड़ा होगा। ये स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ हमने जोड़ दिया। तो जो बैटरी E2, ये दूसरी बैटरी होगी जिसकी हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। ये वो बैटरी है, याद रखें, जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्ट ए के साथ भी जोड़ना है और डायरेक्ट फिर रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ भी जोड़ना है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल आपने की 2 से जोड़ देना है। ओके हो गया। तो की 2 का जो सेकंड टर्मिनल है उसको भी 2 टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट करना है। एक गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ना है, ठीक है, और दूसरा आपने उसको नेगेटिव टर्मिनल अपना बैटरी से भी जोड़ना है। तो की 2 का जो सेकंड टर्मिनल है वो भी डायरेक्टली 2 टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, यानी एक बार आप की 2 की जोड़ेंगे किसके साथ, E2 के साथ, और फिर एक बार निकालेंगे उसको आप जोड़ेंगे किसके साथ, गैल्वानोमीटर के टर्मिनल के साथ। फिर गैल्वानोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसको आप जोड़ेंगे जॉकी के साथ, जो हम पीछे एक्सपेरिमेंट में बात कर चुके हैं। तो जॉकी को, ये जो ऊपर वायर लगी होती है लंबी सी, इस तरह से स्ट्रेट वायर्स लगी होती हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन पे टच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने सर्किट डायग्राम के मुताबिक अपने कनेक्शंस बना लिए। सर्किट डायग्राम को आपने बनाना है, सर्किट डायग्राम को ठीक बनाएंगे तो आपको 2.5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका अगला मरहला है टेबल के बनाने का। तो उससे पहले आप फार्मूला लिखेंगे कि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी अगर निकालनी है तो कैसे निकालनी है। उसका फार्मूला है R=L1 - L2/L1 × R। तो मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बताया है कि टेबल आप फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं। पहला कॉलम हमेशा हमारा टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होना ही होना है, वो तो कॉलम हो गया। बाकी जो कॉलम बनने हैं वो कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो फार्मूले के पैरामीटर के मुताबिक बनते हैं। तो फार्मूले में हमने सबसे पहले आर को है कंसिडर किया है। तो एक कॉलम कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका बन गया। एक कॉलम जो है वो L1 का बन गया,
और एक कॉलम जो है वो L2 का बन गया, और एक कॉलम जो है वो फिर बाद में पूरे फार्मूले से वैल्यू पुट करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे एक कॉलम उसका बन गया। तो कितने टोटल पैरामीटर थे, देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद कितने पैरामीटर हैं, 1 2 और 3 और 4, तो 4 ही कॉलम बन गए, 1 2 3 और 4। तो कोई इसमें रटे वाली बात नहीं होती बेटे, थोड़ा सा अगर आप इस्तेमाल करें अपने पोटेंशियल को, ठीक है, और ध्यान रखें चीज़ों का, तो आसानी से आप बगैर रटे के भी टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन याद कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं बगैर परफॉर्मेंस के, याद रखें। अब आप परफॉर्मेंस करेंगे, जब आप टेबल पुटअप करेंगे तो 5 नंबर वहाँ से भी इंशाल्लाह ले लेंगे। और अगर परफॉर्म खुदा नखास्ता नहीं भी कर पाते तो मैंने आपको क्या बोला है कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने टेबल को यहाँ पे फिलअप करना है। ओके हो गया जी। अब आप देखेंगे हमारे पास आ गया ये सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, तो आपने की 1 को प्लग इन कर देना है और की 2 को ऑफ रखना है, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर के साथ जो जोकी लगी हुई थी उसको टर्मिनल ए पे रखना है और फिर टर्मिनल बी पे रखना है। तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है आपको दिखाई देगा कि वो दाएं और बाएं, एक जन लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है, फिर अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सर्किट ठीक है, हमारा सर्किट सही काम कर रहा है, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उसके बाद रेजिस्टेंस आर जो है उसको इंक्लूड करेंगे ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से, ठीक है। और लेंथ ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे विदाउट आर, यानी पहले आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस नहीं निकालनी और की 2 को ऑफ ही रखना है, ठीक है। की 2 को आपने ऑफ ही रखना है। और जी बेटे, तो बात कर रहे थे हम कि आपने रेजिस्टेंस मेथड प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स को रिवाइज करना है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने की 1 जो है इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। और की 2 जो है उसको आपने ऑफ ही रखना है और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं निकालनी, ठीक है। आपने ए और बी पे इसको टच करना है, जो कि को अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो तो सर्किट ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा कि आपने जोकी को डिफरेंट पोजीशन पे रख के देखना है कि जहाँ पे गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे दे, जहाँ पे हमें गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे दे तो वो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। बाज़ दफ़ा बैलेंस पॉइंट नहीं आ रहा होता, यानी 0 पे गैल्वानोमीटर की वैल्यू नहीं आ रही होती, तो उसका तरीका यह है कि रियोस्टेट की रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि बैलेंस पॉइंट आ जाए, ठीक है, या फिर कम कर दी जाती है ताकि बैलेंस पॉइंट किसी एक पोजीशन पे हमें मालूम हो जाए, ठीक है। तो एक दफ़ा जब बैलेंस पॉइंट आपका आ जाए तो रियोस्टेट की जो सेटिंग आपने की है, जिस जगह पे आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, तो रियोस्टेट को उसी जगह पे आपने एडजस्ट कर देना है, उसको फिर बार बार नहीं छेड़ना। तो रियोस्टेट यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है ताकि बैलेंस पॉइंट आसानी से ढूंढा जा सके, ठीक है। बैलेंस पॉइंट से क्या मुराद है कि गैल्वानोमीटर हमें 0 रीडिंग दे, तो अगर गैल्वानोमीटर की 0 रीडिंग कहीं भी नहीं आ रही तो फिर उस वक्त हम रियोस्टेट को छेड़ेंगे और उसकी वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके हम गैल्वानोमीटर की 0 रीडिंग को 0 करेंगे, उसको बैलेंस पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमारी पहली रीडिंग होगी, इसको बैलेंसिंग पॉइंट, इसको लेंथ L1 बोलेंगे। हम अभी हमने रेजिस्टेंस शामिल नहीं की, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट विदाउट आर। तो ये रेजिस्टेंस के बगैर होगा, ये रेजिस्टेंस निकाले बगैर जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट आएगा उसकी लेंथ को आप नोट कर लिया। फ़र्ज़ किया वो जो लेंथ है वो P1 पोजीशन पे आ रही है, P1 पोजीशन यहाँ पे फ़र्ज़ किया 62 नंबर पे आ रही है, तो ये आपने बैलेंसिंग लेंथ 62 मालूम कर ली, इसको यहाँ पे लिख लिया। ओके हो गया जी। उसके बाद आपने नंबर 2 पे क्या करना है, पहले आपने की 1 ऑन की हुई थी, की 2 ऑफ थी, अब आपने की 2 भी ऑन कर देनी है, दोनों को ऑन कर देना है, ठीक है। की 2 भी ऑन होगी, जैसे ये की 2 ऑन होगी तो आपका बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपने अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस भी निकाल देनी है, ठीक है। तो सॉरी, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस तो हमने पहले निकाली हुई थी, ठीक है। तो अब आपने लेंथ ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढनी है विद आर, ठीक है। यानी पहले हमने रेजिस्टेंस बॉक्स पहले स्टेप में जब की 1 ऑन किया था उस वक्त रेजिस्टेंस नहीं निकाली थी, ठीक है। अब आप की 2 को हम कर देंगे ऑन और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और दोबारा बैलेंसिंग पॉइंट हम ढूंढेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे L2 का। फिर से सुन लें, पहले स्टेप में हमने रेजिस्टेंस निकाले बगैर बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा था और दूसरे स्टेप में जब आपने की 2 को ऑन किया है, की 2 को ऑन करते साथ ही आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस फर्स्ट किया, 20 ओम रेजिस्टेंस निकाल दी। तो 20 ओम रेजिस्टेंस निकालने के बाद की 2 ऑन हुई और दोबारा हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे, फ़र्ज़ किया वो P2 पोजीशन पे चला गया,
ठीक है, यानी वो थोड़ा सा पीछे चला गया है, कितनी कौन सी पोजीशन पे चला गया है, लेट्स से कि वो 54 पे चला गया है। तो पहले अगर वो 62 पे था तो अब वो 54 पे है, तो ये हमारे पास है बैलेंसिंग लेंथ L2 आ जाएगी विद आर, इसको विद आर बोलेंगे और पहले वाली को विदाउट आर बोलेंगे। यानी रेजिस्टेंस शामिल किए बगैर जो लेंथ आई थी, बैलेंस पॉइंट आया था, जो लेंथ आई थी उसको L1 बोला, और रेजिस्टेंस शामिल करके जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है उसको L2 बोला। ठीक है, यही हमें चाहिए थी, तीनों रीडिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। अब फार्मूले में पुट करेंगे, L1 की वैल्यू ये भी मौजूद है, L2 की वैल्यू ये भी मौजूद है। ठीक है, L1 माइनस L2 निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे L1 के साथ, और जो रेजिस्टेंस आपने फर्ज किया 20 ओम निकाली थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो भी इसी 50 से 100 ओम के दरमियान में होनी चाहिए, ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसकी। तो बेटा जी ये आप देख सकते हैं कि मैंने फर्जी वैल्यू कुछ बता दी हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को आप आगे पीछे करके आप अपना टेबल फिल कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस 20 ओम निकाल दें, L1 की वैल्यू है वो फ़र्ज़ किया आप 52 ले लें, और L2 की जो वैल्यू है उसको आप फ़र्ज़ किया 42 ले लें। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपकी मौजूद हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करके आप रेजिस्टेंस निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ में हल्की फुल्की वेरिएशन कर लें, पहले 20 निकाली थी अब 30 निकाल लें, और बैलेंसिंग पॉइंट में जो है जो लेंथ है उसको चेंज कर लें। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करने के बाद आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कोशिश करें कि आप L1 और L2 की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करें कि जो पहली रेजिस्टेंस आई है दूसरी और तीसरी वैल्यू उसके करीब करीब होनी चाहिए। यानी बाकी डाटा आपने ऐसे फिल करना है। ठीक है, पहली जो रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी दूसरी और तीसरी वैल्यूज़ भी उसके नज़दीक नज़दीक होनी चाहिए, वरना आप कोई डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करके, ठीक है, आर को चेंज कर लें, L1 को चेंज कर लें, L2 को चेंज कर लें, लेकिन वैल्यू आपकी वही आनी चाहिए दूसरे और तीसरी रीडिंग में भी जो पहली रीडिंग थी उसके करीब करीब आनी चाहिए। फिर आप इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, तीनों वैल्यूज़ को जमा करें, 3 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास टोटल ये मीन वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल भी आपका पूरा हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको शामिल किया। एक प्रैक्टिकल जस्ट बेटे और करवा देता हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर, इसको हम छोड़ देते हैं, ये भी उसी तरह से ही है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी कर लीजिएगा, आसान है लेकिन ये सेंसिटिव बहुत होता है, लैब में परफॉर्म बहुत मुश्किल होता है। वैसे इसकी जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो पिछले प्रैक्टिकल की थी, क्योंकि ये भी पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें हमने बैटरी की ईएमएफ निकालनी है। ये इसका प्रोसीजर है, अगर पढ़ लें, अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लास्ट प्रैक्टिकल हमारा है जी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है उनमें से लास्ट प्रैक्टिकल की बात करने लगे हैं। स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग ए फोटो सेल। ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये भी लैब के अंदर एक बॉक्स होता है, बंद डब्बा। ठीक है, क्यूबाइड शेप के अंदर होता है, बंद डब्बा होता है, बाहर से नज़र नहीं आ रहा होता, आम तौर पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप जो है वो उसके साथ पावर सप्लाई के साथ, यानी लैब के अंदर स्विच जो लगे होते हैं हमारे पास पावर सप्लाई के, वापडा सप्लाई के, उसके साथ ऑन करते हैं। ये बैटरी जो है ये हाई बैटरी होती है, इसको सेल के साथ ऑपरेट नहीं किया जाता बल्कि पावर सप्लाई के साथ ऑपरेट किया जाता है। तो पावर सप्लाई के साथ इसको चला देते हैं तो ये बल्ब फ़ौरन ऑन हो जाता है, रोशन हो जाता है, तो डब्बे के अंदर रोशनी पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये आम जिस तरह सनलाइट आम तौर पे फोटो सेल के ऊपर पड़ती है तो वो फोटो सेल करंट पैदा करता है, ये वही एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल घर घर में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो लैब के अंदर भी इसका ऑपरेटर इस तरह से मौजूद होता है। लैब में रोशनी जो है वो मौजूद नहीं होती, तो रोशनी के सोर्स के तौर पर हम एक बल्ब यूज़ करते हैं लाइट की इंटेंसिटी का। वो लाइट की इंटेंसिटी इस फोटो सेल के ऊपर पड़ती है, फोटो सेल पे पड़ने के बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ही एक माइक्रोमीटर लगा होता है। ये माइक्रोमीटर सारा सर्किट इसमें, यानी ये इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जस्ट आपने जो है इसका जो शू है, इसका जो शू है उसको सॉकेट में पुटअप करना है और बटन ऑन करना है, बस ये आपका सर्किट जो है वो तैयार हो गया। इसमें सर्किट कनेक्ट करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आती, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट भी इंतहाई आसान प्रैक्टिकल में शामिल है। तो इसको प्रायोरिटी पे रखें परफॉर्म करते हुए, क्योंकि इसको परफॉर्म करना सबसे आसान है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन प्रैक्टिकल आमतौर पे लैब के अंदर अवेलेबल होता है। तो आप स्विच ऑन करें और सिर्फ वो बल्ब इसके अंदर लगा होगा, ये बल्ब यहाँ पे शो किया हुआ है, लेकिन डब्बे के अंदर बल्ब की पोजीशन इस जगह पे होगी। इस बल्ब को आप आगे की तरफ मूव करें तो सेल से जो फासला है, डिस्टेंस है, वो कम होता चला जाएगा, कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा रोशनी ज़्यादा करंट पैदा करेगी। अगर आप बल्ब को दूर करते चले जाएंगे फोटो सेल से, तो बल्ब को दूर करने से डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स
और फ़ोटो सेल डिक्रीज़ होता जाएगा। डिस्टेंस के कम होने से फ़ोटो सेल के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, रोशनी कम पड़ेगी, तो कम रोशनी पड़ेगी तो इसका मतलब कम करंट पैदा होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो दो चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे, एक करंट और डिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर ये स्केल लगा होगा, डब्बे के ऊपर ही माइक्रो एमीटर लगा होगा, उसको नोट करें, और दूसरा इसके ऊपर मीटर रॉड भी लगा होगा। तो ये दोनों स्केल ऑलरेडी उस डब्बे के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, उस ऑपरेटर्स के ऊपर अवेलेबल होंगे, उन्हीं से आपने रीडिंग्स ले लेनी है। यानी बल्ब की पोजीशन आप नोट कर लें, ठीक है, पहले रीडिंग यहाँ से ले लें, उसको करीब करके पहली रीडिंग यहाँ से ले लें, डिस्टेंस कम रखें, ठीक है, और उस वक्त देखें डिस्टेंस कितना है। फ़र्ज़ किया आपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, उस वक्त माइक्रो एम्पेयर मीटर जो है उसकी रीडिंग नोट कर लें। फ़र्ज़ किया 2 माइक्रो एम्पेयर रीडिंग आ रही है, या उस वक्त ज़्यादा वैल्यू होगी, चलिए फ़र्ज़ किया हम करते हैं तो 20 माइक्रो एम्पेयर वैल्यू आ रही है। फिर आप डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ कर दें, 10 सेंटीमीटर की बजाय आप क्या कर दें, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर दें। तो जो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होकर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो पहली वैल्यू 20 आ रही थी, अब वो वैल्यू 5 माइक्रो एम्पेयर रह गई है। ठीक है, इसी तरह से आप फिर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते चले जाएं। ठीक है, पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, तो आप देखेंगे कि जो माइक्रो एम्पेयर मीटर है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो मुस्तकिल क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ का जो है वो परफॉर्म के बाद ग्राफ पर यहाँ पे डाटा पुट कर दें। इसको मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद जो है डाटा इसका पुट करें, क्योंकि ये डाटा जो है वो प्रैक्टिकल लेना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इधर से मीटर रॉड की रीडिंग नोट करते चले जाएं और इधर से डिस्टेंस की, लेकिन एक तरतीब से चलें। पहले बल्ब को बिल्कुल करीब कर लें और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएँ। डिस्टेंस के बढ़ाने के साथ ही करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो ये कॉलम में वैल्यूज़ ज़्यादा आती जाएंगी और इस डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम होता चलेगा, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसमें वो कह रहा है कि आप 1/d² का भी, ये I/d² नहीं है बल्कि 1/d² है, यानी जो डिस्टेंस आया आपने उसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दिया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/d² निकालेंगे। इस डिस्टेंस से पहले कॉलम से दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, आप 1/d² करते चले जाएं, यानी उसको स्क्वायर भी करें और उसका रेसिप्रोकल भी लें, तो ये वैल्यूज़ आती चले जाएंगी। अब फार्मूला डिराइव्ड है उसमें ये 1/d² और ये करंट माइक्रो एम्पेयर, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर आपने इन दोनों कॉलम्स का ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमारा कल जो प्रैक्टिकल है ये भी पूरा हो जाएगा कि आपने जो डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी करंट की और जो 1/d² की वैल्यूज़ थी, ठीक है, एक्स एक्सेस के ऊपर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट रख दें और वाई एक्सेस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रख लें, दोनों को आप ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। द ग्राफ बिटवीन 1/d² एंड करंट आई इज स्ट्रेट लाइन, हैंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डायरेक्टली टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारा रिजल्ट होगा। इस तरह से बेटे हमने सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वही प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे वही प्रैक्टिकल्स हैं जी। तो हम बात कर रहे थे, ये सब के सब वही प्रैक्टिकल्स थे जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो के अंदर तमाम प्रैक्टिकल्स को हम ले आएंगे साथ में ही। ठीक है, तो ये फिज़िक्स के पार्ट 2 के तमाम प्रैक्टिकल्स आपको करवा दिए हैं। अब आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, पूरा एतमाद होकर कमरा इम्तहान में दाखिल होना है। अल्लाह के फजल से अगर आपने ये सारी 4 की 4 वीडियोज़ वॉच कर ली हैं, मेरे ख्याल में आधे घंटे की एक है, आधे घंटे की एक है, तो टोटल 3 साढ़े 3 घंटे आपके अगर ज़िंदगी में से निकल जाएंगे, अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी भी बन सकती है, आपको प्रैक्टिकल में दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी और आप इंशाल्लाह अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि बच्चे जो है जब हमारे पास एग्ज़ाम में आएँ, ठीक है, ये स्पेशली हमने अपने बच्चों के लिए वीडियोस बनाई हैं ताकि वो बग़ैर तैयारी के बिल्कुल भी ना जाएं। जिन बच्चों ने परफॉर्म नहीं भी किया हुआ, तो ये प्रैक्टिकल्स देखने के बाद या वीडियोस देखने के बाद वो आसानी के साथ उन प्रैक्टिकल को लैब में अंदर लिख भी सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो आप, जिनका आपको ख्याल है, नहीं भी ख्याल, तो उनके तक भी पहुँचाएँ सबका जारिया समझ के। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर हुसैन फ़ारूक आपसे मुखातिब था। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।